Hello everyone, how are you? Hope everyone fine. I am also fine. So let's start one of the most important and most scoring chapter of the public administration, that is the evolution of Indian administration. Evolution of Indian administration, जिसमें हम पूरे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का रूट पढ़ेंगे कि हमारा जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का रूट है कहाँ से कैसे कैसे डेवलप्ड हुआ। अभी जो हम मॉडर्न सिनेरियो में अपना इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, वेल प्लान्ड है, सब कुछ एक ऑर्डरली मैनर में हो रहा है, तो उसका हम रूट देखेंगे वो कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हमारा वो सारे सिस्टम जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में चल रहे हैं, सारा सिस्टम वो कैसे कैसे हमारा इवॉल्व हुआ, कैसे स्टेबलाइज हुआ, उसका रूट कहाँ से था। जैसे कि अभी हम प्रेजेंट सिनेरियो में देखते हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रूट कहाँ से है, वो कैसे स्टार्ट हुआ, फर्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रिलेशन था, और अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नाम कैसे दिया गया, और हमारा जो प्रोविंशियल सिस्टम बना हुआ है, जैसे स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, विलेज है, तो ये सब सिस्टम कैसे बना, और इसका अगर हम अपने एंशियंट टाइम में देखें, मेडिवल टाइम में देखें, तो ये सिस्टम कैसे काम करता था हमारे सिविलाइजेशन में, हमारे कंट्रीज में, तो कैसे कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, उसको स्टेप बाय स्टेप में हम एक सिस्टमेटिक मैनर में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि फ्रॉम द कौटिल्य वेलफेयर स्टेट टू द मुगल मिलिट्री एग्रेरियन मशीन, तो हम जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन का रूट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौटिल्य के जो वेलफेयर स्टेट था अपना, जो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन था, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन से लेके मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते हुए फॉलोड बाई एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट तक हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो प्रेजेंट सिनेरियो में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको पढ़ेंगे। तो हम एक एक चीज़ को कोरिलेट करते जाएंगे कि जैसे मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था कैसे था, तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे जो सोर्स ऑफ रिवेन्यू पढ़ेंगे, टैक्स पढ़ेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, और वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, और डिफेंस हमारा कैसा था उस समय, डिफेंस के बारे में पढ़ेंगे, और हमारा जो मोड था, राजा का राज करने का मोड था, कैसा था, सेंट्रलाइज था, डिसेंट्रलाइज था, टैक्स कैसे लिया जाता था, रिवेन्यू कलेक्शन कैसे था, सब कुछ पढ़ेंगे कि हम मौर्य पीरियड में उस सब सिस्टम का क्या नाम था, कैसे सिस्टम फंक्शन करती थी, हमारी जो हमारी गवर्नमेंट हुआ करती थी, उसमें गवर्नमेंट, उसमें तो किंग हुआ करते, तो हमारा किंग अपने एरिया में, अपने अपने राज्य में कैसे किस हिसाब से, किस प्रोविजन से राज्य करते थे, कैसे मैनेज करते थे, अपने सारे वहाँ के जो लोग रहते थे उनको मैनेज कैसे करते थे, उनमें क्या सिस्टम था मैनेज करने का, सब कुछ पढ़ेंगे। देन उसके बाद मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम पढ़ेंगे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, कि उसके बाद जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन आया उसने कैसे राज किया, उन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया। जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो में एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है, सारे जो आइडियाज़ है, जो फिलॉसफी है, वो जो उसका रूट रहा है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रूट रहा है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें क्या क्या इंस्टीट्यूशन, क्या क्या हमें पॉलिसीज, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन दिए जो हमारे प्रेजेंट टाइम में है। देन हमारे जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आए हैं ब्रिटिश रूल में, उस ब्रिटिश रूल को पढ़ेंगे, तो फॉलोड बाई सब कुछ हम पढ़ेंगे, और आगे हमारा लास्टली इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रेजेंट सिनेरियो में सारे सिस्टम है उसको पढ़ेंगे। तो आप लोग बने रहिए और नोट्स बुक वगैरह निकाल लीजिए। बेसिकली ये पीपीटी फॉर्म में है तो इसमें ज़्यादा नहीं दिया है, बट हम इसमें एक्सप्लेन ज़्यादा करेंगे। बुक से पढ़ाते थे तो बुक में एच एंड एवरीथिंग क्या होता था, राइट होता था, तो उस पर आप लोग को नहीं भी नोट्स बुक रखे होते तो उसको पढ़ लेंगे। बट यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा रहेगा, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शॉर्ट में लिखते जाइए जो जो मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, एज वी नो दैट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इवॉल्व थ्रू, हमारा जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी हम प्रेजेंट सिनेरियो में पढ़ रहे हैं वो हमारा कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, तो उसको पहले हम देखते हैं पहले कैसे इवॉल्व। फर्स्ट फेज में हमारा था वो था एंशियंट हिंदू इवॉल्व, एंशियंट हिंदू एडमिनिस्ट्रेशन था हमारा, एंशियंट हिंदू एडमिनिस्ट्रेशन था। देन उसके बाद सेकंड में आया हमारा इस्लामिक आया, इस्लामिक मुगल एडमिनिस्ट्रेशन आया। जैसे एंशियंट हिंदू में अगर हम देखें तो हमारा क्या है, मौर्य एम्पायर, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन है। देन सेकंड में हमारा इस्लामिक मुगल एडमिनिस्ट्रेशन आया, जिसमें हमारा अकबर का हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। देन थर्ड में हमारा आएगा ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स आएगा। देन हमारा आ जाएगा प्रेजेंट में आ जाएगा प्रेजेंट डे का जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है। तो हम ये सिस्टम पढ़ेंगे और एक एक पढ़ेंगे कि ईच फेजेस में एक, जैसे हिंदू एडमिनिस्ट्रेशन जो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में है उसमें हमारे जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सा इंस्टीट्यूशन, आइडियाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस मिला। देन इस्लामिक मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में हमें कौन सा इंस्टीट्यूशन, आइडियाज एंड एडमिनिस्ट्रेशन मिला। देन
ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में हमें कौन सा इंस्टीट्यूशन, आइडियाज एंड फिलोसफी मिला, तो एक एक करके पढ़ेंगे। फिर उसको आके हम मॉडर्न मॉडर्न गवर्नमेंट में जो है वहाँ पे स्टॉप होंगे, उससे रिलेट करेंगे। तो फर्स्ट हम जो पढ़ेंगे हमारा है, यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि दो ब्लूप्रिंट हम कंपेयर करेंगे। बेसिकली फर्स्ट हम दो ब्लूप्रिंट कंपेयर करेंगे कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के दो ब्लूप्रिंट है, जो कि हमारा एक है मौर्य एम्पायर एंड सेकेंड हमारा है मुगल एम्पायर। तो फर्स्ट में हमारा क्या था, हिंदू ट्रेडिशन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट इज रन बाई चंद्रगुप्त मौर्य एंड इफ वी टॉक अबाउट द पीरियड ऑफ दिस एम्पायर इज so 321 BC to 185 BC and after that मुगल के मेन रीन। उसके बाद हमारे क्या है, मुगल आए से अकबर बाबर इस सब के राज में। तो बेसिकली हम सारे मुगल का नहीं पढ़ेंगे, बेसिकली हम अकबर का पढ़ेंगे। तो एक एक करके अभी पढ़ेंगे, पहले मुगल चंद्रगुप्त का पढ़ेंगे, फिर अकबर का पढ़ेंगे, देन ब्रिटिश का पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं, बट हमें एक इतना देना है कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि जो हमारा प्रेजेंट डे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो हमारे बहुत पहले लॉन्ग बिफोर टाइम एगो में कैसे था, कहाँ से उसका रूट था, क्या क्या सिस्टम पहले थे, उनको थोड़ा अच्छे से पॉलिश किया गया है। तो वही सब सिस्टम अभी चले आ रहे हैं, तो एक एक करके देखेंगे। CRI हमने दो ब्लूप्रिंट ड्रा किए हैं जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के हैं। तो पहला तुम्हारा पिलर हो गया मौर्य ब्लूप्रिंट हो गया, सेकंड हमारा हो गया मुगल ब्लूप्रिंट हो गया। तो मौर्य ब्लूप्रिंट का जो मेन आर्किटेक्ट था वो हमारे थे कौटिल्य जी थे। इसको और चंद्रगुप्त चाणक्य जिनको बोलते हैं, चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये क्या थे, मौर्य एम्पायर के मेन आर्किटेक्ट थे। और इनका ही जो हमारा बुक था अर्थशास्त्र, उसी में अर्थशास्त्र में जो हमारा मौर्य एम्पायर का सारा एडमिनिस्ट्रेशन इनके बुक अर्थशास्त्र में दिया गया है। उसी बेस पे हमारा मौर्य एम्पायर क्या करता था, रन करता था। So if we talk about the Maurya blueprint, then the period start of Maurya period is Mauryan Empire start from 321 BC to 185 BC. Founder Chandragupta Maurya and chief architect is Kautilya, also called Chanakya or Vishnugupta. And main source of this empire blueprint is Arthashastra, written by the Chanakya. और हमारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया था, तो वो लिखा गया था 4th century BC में। And if we talk about the meaning of Arthashastra is science of polity and governance। ये इसका मीनिंग होता है अर्थशास्त्र का, साइंस ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस। एंड इफ वी टॉक अबाउट द कंटेंट कवर बाय द अर्थशास्त्र इज एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, डिप्लोमेसी, स्पाइनेज, लॉ, इकोनॉमी, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर पॉलिसीज and each and everything. If we talk about the centralized, bureaucratic and aimed primarily at the yogeshma, the secular well-being and security of the subject। देखिए जो हमारा मौर्य टाइम में जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था वो क्या था, सेंट्रलाइज था एंड ब्यूरोक्रेटिक था। उसका जो एम होता था वो क्या था, वेलफेयर नेचर का होता था। जिसका मतलब होता है कि जो हमारे सिटीजन है, पीपुल हैं, उनको उनका प्राइमरी क्या होता, सिक्योरिटी, वेलबींग, उनके सिक्योरिटी, उनके अच्छाई के लिए, भलाई के लिए काम करना ही हमारे राजा का क्या एक सब्जेक्ट होता था। और वहीं हम बात करें तो मुगल ब्लूप्रिंट का, तो मुगल जो हमारा चला है वो 1526 से लेकर 1707 तक सेंचुरी तक चला है। तो जो उसमें मुगल एम्पायर का जो क्रोनोलॉजिकल था वो था पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेटिक था। पैट्रिमोनियल मतलब कि बाबर, हुमायूं, अकबर, ऐसे मतलब क्रोनोलॉजी में एक दूसरे से क्या हुआ, ट्रांसफर होते गया राज। तो जो हमारा मैस्यू अगर देखा जाए टर्म, अगर मुगल टाइम में तो क्या था, मिलिट्री गवर्नमेंट था। मैसिव मिलिट्री, एग्रेरियन, टैक्स कलेक्शन मशीन, फ्यूजिंग पर्सियन गवर्नेंस विद इंडियन रूरल सेटअप्स। तो अभी तो हम एक पल के पहले मॉडर्न पढ़ेंगे, देन क्या पढ़ेंगे, मुगल पढ़ेंगे। तो मुगल जब पहले पढ़ेंगे तो उसमें ईच एंड एवरीथिंग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो पहले हम मौर्य ब्लूप्रिंट के बारे में पढ़ते हैं कि मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन हमारे मॉडर्न सेरेमनी में क्या क्या दिया, उसका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। सो अब देखिए हमारा जो अर्थशास्त्र का एक फिलॉसफी है योगक्षेमा,
जिस फिलॉसफी पे हमारा मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन काम करता था। तो बेसिकली जो योगक्षेमा है, जो टर्म एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन अर्थशास्त्र बाई कौटिल्य, एक क्या इसका संस्कृत मीनिंग होता है। अगर हम इसको ब्रेक करें तो हमारा इस दो टर्म में ब्रेक होगा, एक होगा योगा, एक होगा क्षमा। योगा एंड क्षमा। अगर योगा की बात करें तो योगा का मतलब होता है एक्विजिशन ऑफ वेल्थ, इक्विजिशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज। एंड क्षमा का मतलब होता है प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर। तो इसका पूरा जो मतलब हो जाता है हमारा, अगर पूरा मतलब देखें तो एक्विजिशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपुल। इस फिलॉसफी पे हमारा जो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। बेसिकली जो टर्म्स है, कंसेप्ट है, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिया गया है, जिस फिलॉसफी पे हमारा मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। तो बेसिकली क्या है योगक्षेमा, देखिए योगक्षेमा क्या है, द अल्टीमेट डायरेक्टिव ऑफ द स्टेट। एक क्या है, पॉलिसी है स्टेट का, अल्टीमेट पॉलिसी है स्टेट का, जिसका मतलब होता है ए सेंट्रलाइज्ड वेलफेयर सिस्टम डिक्टेटिंग दैट इन द हैप्पीनेस एंड वेलफेयर द सब्जेक्ट लाई द हैप्पीनेस एंड वेलफेयर ऑफ द सावर्जिन। मतलब कि जो हमारे पीपुल होंगे, जनता होगी, उनके हम वेलफेयर के लिए, उनके सिक्योरिटी के लिए हमारा क्या है, मेन सब्जेक्ट है, मेन फोकस है हमारी स्टेट का। तो इसका मतलब होता है योगक्षेमा। योगक्षेमा मतलब इक्विजिशन ऑफ वेल्थ ऑब्लिक रिसोर्सेज, क्षमा मतलब प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर। इफ वी टुगेदर कंबाउंड दिस, योगक्षेमा मीन्स एक्विजिशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपुल। अगर हम बात करें तो उसमें क्या ओनली टैक्स कलेक्शन नहीं करते थे, ओनली क्या होता है कि डीपली, नॉट जस्ट अ टैक्स कलेक्टिंग एंटिटी, ए डीपली रेगुलेटिंग वेलफेयर स्टेट होता था हमारा। जो क्या था, वेलफेयर स्टेट था, वेलफेयर स्टेट था मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में। और उनका मेन प्राइमरी मोटो क्या था, योगक्षेमा। योगक्षेमा का मतलब हो गया कि उनके वेल्थ के रिसोर्स के प्रोटेक्शन के लिए, उनके सिक्योरिटीज के लिए हमारा क्या हो, मेन फोकस होगा। नाउ सी द अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्र बेसिकली क्या है, बुक है, क्या है, एक बुक है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें हर एक चीज लिखा गया है, राजा के ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, ईच एंड एवरीथिंग इसमें क्या है, मेंशन है। और इसी बुक के ऊपर हमारा मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता था, इसी के अकॉर्डिंग काम करता था। तो जो हमारे इस बुक में है क्या है, 15 चैप्टर है, अधिकरण जिनको बोला गया है। एंड 15 बुक है अर्थशास्त्र के, जो बुक है वो 15 अधिकरण बोला जाता है। और चैप्टर है 150 एंड 6000 वर्सेस हैं। तो जो अगर हम बात करें कि जो हमारा वन बुक है, जो पहले वाले 1 2, अगर हम बात करें जो इस बुक में है, जो कौटिल्य का बुक है, उसमें अगर हम चैप्टर की बात करें तो जो चैप्टर 1 2 5 6 बेसिकली किसका बात करता है, एडमिनिस्ट्रेशन का बात करता है। तो ये एमसीक्यू पूछा गया है, आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा कि जो चैप्टर 1 2 5 6 है वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। और जो बचे लास्ट के 2 चैप्टर हैं वो जनरल नेचर के हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिफाइन किए गए हैं, इतना डीप में नहीं आपको जाना है, बट जाना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर कौन कौन से हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर है 1 2 5 6। देखिए जो ये बुक लिखा गया अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, इतना हमको आइडिया लग गया। इसमें क्या है, 15 अधिकरण बुक्स है, 150 चैप्टर हैं, 6000 वर्सेस है, जिसमें 1 2 5 6 हमारे चैप्टर किसकी बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। एंड कौटिल्यज आइडिया ऑफ स्टेट की बात करें, अगर हम कौटिल्य के आइडिया ऑफ स्टेट की बात करें, आइडियाज ऑफ स्टेट की बात करें तो कौटिल्य का जो आइडिया था स्टेट का कैसा होना चाहिए, स्टेट हमारा क्या होना है, स्ट्रॉन्ग स्टेट होना चाहिए और सेंट्रलाइज होना चाहिए, सेंट्रलाइज स्टेट होना चाहिए, वेलफेयर ओरिएंटेड होना चाहिए, वेलफेयर ओरिएंटेड होना चाहिए, एंड हाईली डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ये सब सारे क्या है, कौटिल्य का आइडियाज था कि हमारा स्टेट कैसा होना चाहिए। तो यही सब चीजें अपने बुक में इन्होंने लिखा है, स्ट्रॉन्ग स्टेट, सेंट्रलाइज स्टेट, वेलफेयर ओरिएंटेड होना चाहिए, हाईली डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ये सब चीजें किनके, इनके बुक और शास्त्र में सब चीज मेंशन है। एंड फेमस प्रिंसिपल जो हमारा इनका है, जो कौटिल्य का, वो बोला गया कि इन द हैप्पीनेस ऑफ सब्जेक्ट, इन द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट लाई द हैप्पीनेस ऑफ द किंग। इसका मतलब जो हमारा स्टेट का हैप्पीनेस है वो किंग के हैप्पीनेस में लाई करेगा। अगर हमारा किंग क्या है, हैप्पी है, तुम्हारा सारा राज्य हैप्पी होगा। इसलिए हमें जो हमारा किंग होगा उसको मजबूत होना, उसका नॉलेजेबल होना, उसके पास सब कुछ होना बहुत ही जरूरी है। दिस रिफ्लेक्ट एन अर्ली वेलफेयर स्टेट आइडिया। और क्या है, जो हमारा अर्ली वेलफेयर स्टेट आइडिया है रिफ्लेक्ट करता है कि जो प्रिंसिपल है कि किंग हैप्पीनेस, इन द हैप्पीनेस ऑफ सब्जेक्ट लाई द हैप्पीनेस ऑफ किंग। नेक्स्ट हमारा जो फिलॉसफी आता है कौटिल्य का, वो है सप्तंगा, सप्तंगा थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है सप्तंगा थ्योरी, एनाटॉमी ऑफ द कौटिल्य स्टेट। बेसिकली सप्तंगा थ्योरी क्या बताता है, सप्तंगा थ्योरी बताता है कि जो हमारा स्टेट है उसके कौन कौन से मेन प्राइमरी एलिमेंट होंगे। तो बेसिकली क्या है, एलिमेंट बताया, स्टेट के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं।
तो जिसमें उसमें देखिए जो हमारे कौटिल्य जी का सप्तंगा थ्योरी है, कौटिल्य डिस्क्राइब द स्टेट हैविंग 7 लिम्स, मतलब कौटिल्य ने अपने सप्तंगा थ्योरी में बताया कि स्टेट के 7 एलिमेंट्स होते हैं, और 7 एलिमेंट क्या होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक एलिमेंट का अपना एक स्पेसिफिक पर्पज होगा उस स्टेट को रन करने के लिए। देखिए पहले अभी अभी के टाइम हम कंट्री पढ़ते हैं, कंट्री एक देश बोलते हैं, पहले देश नहीं स्टेट बोला जाता था, एक स्टेट होता था। तो स्टेट का सारा काम, जैसे भी कंट्री काम कर रहा है, देश काम करता है, सारा वेलफेयर को ऐसे स्टेट होता है। तो हम बात करेंगे स्टेट का, तो आप देश ही समझिएगा। स्टेट क्या होता है, एक स्टेट एक होता है, उसका एक डिफाइंड टेरिटोरियल एरिया होता है, उसका एक अपना एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य की एक डिफाइंड एरिया था, उस एरिया में क्या था, एक राजा था, उसका एक अपना एडमिनिस्ट्रेशन था, इसलिए हम स्टेट की बात कर रहे हैं। तो जो सप्तंगा थ्योरी बताती है कि स्टेट के 7 एलिमेंट होते हैं, वो सारे एलिमेंट का अपना एक स्पेसिफिक पर्पज होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं, अगर फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो उसको बोला जाता है स्वामी। स्वामी कौन होता है हमारा, द किंग होगा, किंग। तो क्या होगा, ब्रेन ऑब्लिक हेड ऑफ द स्टेट होगा। द सावर्जिन सेल्फ डिटरमाइनिंग एग्जीक्यूटिव हेड होगा। तो अगर हम फर्स्ट एलिमेंट की बात करें सप्तंगा थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो जो एनाटॉमी ऑफ कौटिल्य स्टेट का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो होगा हमारा किंग। किंग क्या होगा, हमारा ब्रेन होगा, स्टेट का ब्रेन होगा और हेड होगा। और ये क्या करेगा, सावर्जिन, इसके पास सारा पावर इसके पास होगा, किंग के पास। एंड सेल्फ डिटरमाइनिंग एग्जीक्यूटिव हेड होगा। और नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है अमत्या। देखिए सब पूछा गया कि स्वामी किसे बोला गया है, अमत्या कौन है। अमत्या हमारे क्या होते हैं, द ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो हमारे जैसे अभी अभी के टाइम में हम आईएएस आईपीएस देखते हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स। तो उस टाइम के अगर मौर्य टाइम में बात करें तो हमारा जो अमत्या, ब्यूरोक्रेट्स को अमत्या बोला जाता था। द ब्यूरोक्रेसी मतलब आईज। अब हेड तो दिमाग तो राजा हो गया, ब्रेन हो गया राजा, आईज मतलब जो देखेगा, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा, वो हमारा हो गया अमत्या, आईज। ट्रस्टेड एडवाइजर इंश्योरिंग मोरल एंड एथिकल प्यूरिटी। अब हमारा अमत्या का काम क्या था, वो हमारे राजा को क्या करते थे, पहले तो अमत्या देखते थे, स्टेट को देखते थे, और सारा चीजें क्या करते थे, एडवाइज करते थे राजा को, किंग को। स्वामी को क्या करते थे, एडवाइज करते थे। ट्रस्टेड एडवाइजर थे, इंश्योरिंग मोरल एंड एथिकल प्यूरिटी। और क्या करते थे कि उनके अंदर मोरल एंड एथिकल प्यूरिटी होती थी, उस बेस पे वो क्या करते थे, राजा को एडवाइज करते थे। अगर हम प्रेजेंट टाइम में चीज देखें तो हमारे क्या होता था, मिनिस्टर हो गए, जैसे हमारा डिफेंस मिनिस्टर हो गया, तो क्या हो गया, स्वामी हो गया अपने डिपार्टमेंट का। और डिफेंस सेक्रेटरी क्या हो गया, अमत्या हो गया, ब्यूरोक्रेट। तो आप एक एक चीज आप रिलेट करके पढ़ो ताकि आपको आइडिया लगे। तो देखिए बेसिकली बताया गया है कि ये जो हमारा सप्तंगा थ्योरी बताता है, जो स्टेट के 7 एलिमेंट में जो पहला एलिमेंट हमारा स्वामी द किंग हो गया, जो कि हमारा ब्रेन हो गया। देखिए हम एक ह्यूमन बॉडी को लेके यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है, तो ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग में बताया गया कि कौन कितना इंपॉर्टेंस है और किसका कहाँ पे रोल है। तो हमारा जो किंग होता था वो क्या होता था, ब्रेन पे है। अमत्या जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे वो हमारा आईज होते थे, सारा मॉनिटरिंग का काम वही करते थे। देन हमारा आएगा मित्रा। मित्रा मतलब द एली, ईयर्स मतलब कान होते थे, कान। मित्र मतलब अलायंस, मतलब आज के टाइम में जो हम करते हैं ना, संघ करते हैं ना, संघ कर लिए, एलियंस कर लिए, तो हमारे क्या ईयर्स हो गए। इंटेलिजेंस एंड एक्सटर्नल ट्रेडिशनल सपोर्ट्स। अब जो मित्र मित्र होते थे, एली होते थे, वो क्या होते थे, राजा के कान होते थे, मतलब वो सुनते थे एक दूसरे से। और एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होते थे, अलायंस करते थे, जोड़ते थे एक दूसरे को, बेसिकली इंटेलिजेंस का काम करते थे। मित्रा द एली, ईयर्स, इंटेलिजेंस एंड एक्सटर्नल ट्रेडिशनल सपोर्ट्स। देन उसके बाद हमारा आया कोसा। कोसा मतलब ट्रेजरी, माउथ होता था, माउथ, सारा सब कुछ इसको भरना है हमें, माउथ को। द लेजिटिमेट एंड रेटिवस कलेक्शन ऑफ द वेल्थ। अब इनका जो कोसा का काम होता था, ट्रेजरी बेसिकली क्या होता, कलेक्शन ऑफ वेल्थ, पैसे वगैरह क्या करना, इकट्ठा करना, ताकि हमारा स्टेट क्या अच्छे से रन कर सके। तो बेसिकली हमारे कितने हो गए एलिमेंट्स, 1 2 3 एंड 4, कोसा। नेक्स्ट हमारा आया दुर्गा। दुर्गा क्या होता था, फोर्टिफिकेशन का काम होता था, आर्म्स बोला गया इनको, आर्म्स हाथ, मतलब कि जो सब कुछ बनाने वाली स्टेट में क्या होगा, दुर्ग होंगे, किले होंगे, महल होंगे, उनको क्या करना, अच्छे से बनाना, ताकि हमारा एक डिफेंसिव सपोर्ट मिले। अपने स्टेट को क्या करना, कवर करना, एक बाउंड्री देना, ताकि हमारे पूरे बॉडी को बचा रहे। तो हमारे बॉडी को बचाएगा कौन, आर्म्स बचाएंगे, तो आर्म्स को क्या बोला गया, दुर्ग बोला गया। देखिए डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव प्रोटेक्शन कौन करता था, दुर्ग, ये है हमारा एलिमेंट है बेसिकली स्टेट का। देन आया दंडा। दंड मतलब कि द आर्मी होता था जो पनिशमेंट करता था, ये हमारा हो गया माइंड, ये हो गया दंड देने वाला काम, माइंड हमारा करता, न्यूरॉन सिस्टम। क्या था, कोर्सिव पावर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। और दंड से क्या था, कोर्सिव पावर था, मतलब फोर्सफुली हमें एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे अपने बॉडी में, बॉडी मतलब अपने स्टेट में, वो किसके द्वारा होगा, दंड के द्वारा होगा, पनिशमेंट के द्वारा होगा, कोर्सिव पावर होता था। लास्ट हमारा जो लास्ट एलिमेंट आप सप्तंगा थ्योरी का है वो है जनपदा। जनपदा मतलब टेरिटोरियल ऑब्लिक पॉपुलेशन। थाई लेक्स, ये देखिए हमारे जनपद हो गए, थाई लेक्स, ये मतलब कहाँ तक फैले हुए हैं, हमारा थाई लेक्स फैला हुआ है ना, जनपद हो गया, मतलब एक टेरिटोरियल एरिया होगा हमारे राज्य का,
द फिजिकल फाउंडेशन प्रोवाइडिंग रिसोर्सेस एंड डिफेंस, ये हमारा क्या होता है, जो कि फिजिकल फाउंडेशन हो गया। तो अगर हम बात करें इन शॉर्ट, हमारे जो सप्तंगा थ्योरी क्या बताती है, 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट बताती है। 7 एलिमेंट में आप लोग को इतना ध्यान होना चाहिए, स्वामी द किंग होगा, अमात्या द ब्यूरोक्रेसी होंगे, मित्रा द एली होंगे, कोसा ट्रेजरी होगा, दुर्गा क्या होगा, फोर्टिफिकेशन होगा, दंड होगा, आर्मी होंगे, जनपद हमारी टेरिटोरियल पॉपुलेशन होंगे। तो हमारी सप्तंगा थ्योरी के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स हो गए। अब आप लोग बोलोगे सर तो मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मॉडर्न सेंस में रिलेशन क्या है? अगर मॉडर्न सेंस में रिलेशन अगर आप लोग देखोगे तो क्या है, सब कुछ अभी जो एग्जिस्ट कर रहा है, एक आप लोग बेल मैनर में पढ़ रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या है, हमारा ट्रेजरी हो गया, कोसा का काम करता है। तो ऐसे ही थे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, मित्रा हो गया। तो ऐसे अगर आप देखेंगे, आर्मी हो गया, डिफेंस एमओडी हो गया, ये सब क्या है, अभी हमारा जो देखोगे तो मॉडर्न टाइम में तो हर एक चीज़ें वेल प्लान में हो गया, हमको समझ में आती है। बट हमारा ये सब चीज़ें जो अभी हम सिस्टमैटिक तरीके से देख रहे हैं ना, तो उसका कहीं ना कहीं रूट हमारे इस सब से ही हुआ है। देखिए, देख रहे हो ना आप, अगर मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, हमारा किस बेस में था, क्या एक स्ट्रक्चर होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारा स्टेट में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो बेसिकली स्टेट के एलिमेंट्स हमने देख लिया। और अभी अभी हम प्रेजेंट टाइम में अपने एलिमेंट देखते हैं स्टेट के, तो सेम इसी तरीके से होता है। हमारा स्टेट का एक अपना क्या होगा, ट्रेजरी होगा, अकाउंट होगा, एक आर्मी होगा, एक पनिशमेंट, एक उसका पॉलिसीज वगैरह होगी, सब कुछ इसी बेस पे है। तो आप लोग बस एक को रिलेट करिए एक दूसरे को। तो हमारा सप्तंगा थ्योरी ऑफ एनाटॉमी हम आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सेंट्रल आर्किटेक्चर द एग्जीक्यूटिव हियरार्की। अब देखते हैं हमारी जो आर्किटेक्चर हियरार्की स्ट्रक्चर कैसे हुआ करता था, उनके जो एग्जीक्यूटिव होते थे, हमारे जो राजा का एग्जीक्यूटिव होते हैं कौन कौन थे, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर एक मिनट है यहाँ पे देखिए, अगर हम सप्तंगा थ्योरी की बात करें, सप्तंगा थ्योरी का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर मॉडर्न सिनेरियो में बात करें तो जो ये मॉडर्न सिनेरियो में हम पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी पढ़ते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल्स, वो सब इसी बेस पे है, सप्तंगा थ्योरी की बेस पे है। तो इसका इंपॉर्टेंस है हमारा। नेक्स्ट हम चलते हैं सेंट्रल आर्किटेक्चर द एग्जीक्यूटिव हियरार्की। अब हमने हमारे जो एग्जीक्यूटिव है उनकी हियरार्की पढ़ते हैं। जैसे मॉडर्न टाइम में अगर हम पढ़ते हैं ना, हमारा पीएम हो गया, पीएम के सपोर्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, उनका एक कैबिनेट हो गया, कैबिनेट के सारे क्या होंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह सब कुछ अगर एक सिस्टमेटिक ढंग में है ना, तो क्या है, हमारा आर्किटेक्चर है, मॉडर्न गवर्नमेंट का आर्किटेक्चर है। तो बट हम अभी क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अभी मौर्य टाइम के जो सेंट्रल आर्किटेक्चर है, जो एग्जीक्यूटिव है, उनका हियरार्की क्या है। तो हियरार्की की अगर बात करें तो हमारा सेंट्रल में क्या है, हेड में हमारा क्या हो गया, किंग हो गया। सेंट्रल में हमारा क्या हो गया, किंग हो गया। किंग वाज क्या होगा, किंग क्या होगा, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव हमारा किंग हो गया। और चीफ लेजिस्लेटर भी होगा, मतलब पॉलिसी बनाने वाला चीफ लेजिस्लेटर होगा, मिलिट्री हेड होगा, एंड जुडिशियल अथॉरिटी सब किसके पास होगा, किंग के पास होगा। बट नॉट एब्सोल्यूट, बट एब्सोल्यूट नहीं होगा। कौटिल्य ने क्या हुआ, इम्पोज किया, कुछ क्या हुआ, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस किंग के ऊपर भी इम्पोज किया, ताकि क्या हो, एक प्रकार की डिक्टेटरशिप ना आए। कौटिल्य ने क्या क्या रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया, एथिकल ऑब्लिगेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन, पब्लिक वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी इनको, इनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन इम्पोज किया, एथिकल ऑब्लिगेशन इम्पोज किया। बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बाद भी जो कौटिल्य ने किंग को क्या क्या दिया, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव पावर दिया, चीफ लेजिस्लेटर, मिलिट्री हेड, जुडिशियल अथॉरिटी, मतलब कि सेंट्रल में रखा किंग को। देन उसके बाद हमारा क्या आएगा, मंत्री, किंग के बाद हमारा एक इनर कैबिनेट आएगा, इनर कैबिनेट जिसको बोला जाता है द मंत्रीन, एलिट इनर कैबिनेट ऑफ 3 to 4 हाई मिनिस्टर होंगे। जैसे हम अभी पढ़ते हैं ना, हमारा इनर कैबिनेट हो गया, जिसमें मतलब कैबिनेट मान लीजिए, कैबिनेट में क्या होगा, जो सबसे पावरफुल नेचर के हमारे जो मिनिस्टर होंगे, उनका एक काउंसिल होगा, उनके बीच हमारा क्या करेगा, राजा अपना डिस्कशन करेगा। तो यहाँ पे देखिए, किंग हुआ, फिर इनर कैबिनेट मंत्री सिस्टम हो गया, जिसमें 3 से 4 क्या होंगे, हाई मिनिस्टर्स होंगे। और जो हमारे इनर मंत्री परिषद है, कैबिनेट जो है, उसमें कौन कौन से देखिए, फर्स्ट हमारा क्या है, सीताध्यक्षा कौन होते हैं, डायरेक्टर ऑफ क्राउन एग्रीकल्चर होंगे। सेकंड हमारे होंगे सनी दत्ता होंगे, चीफ ट्रेजरी ऑफिसर कस्टोडियन होंगे। एंड थर्ड वन है पोतोध्यक्षा, सुप्रिटेंडेंट ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। तो ये क्या है, देखिए, ये हाई नेचर के मिनिस्टर्स हैं, जिनको इनर में रखा गया, मतलब राजा के सबसे करीब है। देन उसके बाद हमारा मंत्री परिषद होगा, असेंबली ऑफ स्टेट ऑफिशियल होंगे, एक कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गया। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मान लीजिए, जो उनसे थोड़े कम पावरफुल के होंगे, तो जस्ट इनर के बाद वो मंत्री परिषद होगा, उनको बोला गया असेंबली ऑफ स्टेट। उसमें कौन कौन से होंगे, नवाध्यक्षा को क्या बोला गया, सुप्रिटेंडेंट ऑफ शिपिंग एंड मैरीटाइम अफेयर्स। एंड शुल्क अध्यक्षा मतलब कर जो लेते थे, कलेक्टर ऑफ कस्टम एंड टोल्स,
शुल्क दक्षा, समहर्ता, समहर्ता हमारा चीफ रेवेन्यू कलेक्टर होंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्रिपरिषद है समहर्ता, जो हमारा प्रेजेंट टाइम में जो हमारा है क्या है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सी द एंशियंट डीएनए ऑफ मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इसी को बोला जाता था मौर्य टाइम में समहर्ता, चीफ रेवेन्यू कलेक्टर्स। बेसिकली क्या होता है, एक पार्ट्स होता है हमारा स्ट्रक्चर, एग्जीक्यूटिव हियरार्की का पार्ट है, जिसको मंत्रिपरिषद, असेंबली ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स बोला गया है। और ये तो रहा हमारा क्या, स्ट्रक्चर हियरार्की जो होता था, एग्जीक्यूटिव की हियरार्की होती थी। इसके बाद हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल हैं और उनका क्या नाम दिया गया, ये आपको एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है, रेयरली आता है बट आता है, तो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। राइट डाउन कर लीजिए, मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बेसिकली हम लिख देते हैं ऑफिशियल, 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 और इनका फंक्शन क्या होता है। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले हमारा ऑफिशियल होता है अमात्या बोलते हैं। अमात्या का मतलब होता है मिनिस्टर, अमात्या का मतलब मिनिस्टर। देन हमारा है समहर्ता, समहर्ता का मतलब होता है रिवेन्यू कलेक्शन। नेक्स्ट हमारा है सन्निधाता, सन्निधाता मतलब होता है ट्रेजरी। एक एक आप लोग राइट करते जाइए, सब पूछा गया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, रिवाइज करते रहिए कि जो ऑफिशियल मौर्य एम्पायर में होते थे उनका क्या नाम, ऑफिशियल का नाम क्या होता था, उनका फंक्शन क्या होता था। जैसे सेनापति हो गया, क्या होता है सेनापति, सेनापति को आर्मी चीफ बोला गया, इनका फंक्शन आर्मी चीफ का था। तो ये सब क्या है, ऑफिशियल और इनके फंक्शन। नेक्स्ट हमारा है पुरोहित, पुरोहित रिलीजियस एडवाइजर को बोला गया, पुरोहित। पुरोहित रिलीजियस एडवाइजर को बोला गया। दंडपाल पुलिस को बोला गया। नगरिका होता है सिटी एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये सब क्या थे, बेसिकली ऑफिशियल और उनके फंक्शन हमने बताया मौर्य एम्पायर में। ये रेयरली देखा गया है बट एमसीक्यू में पूछा गया है, तो इसको आपको पता होना जरूरी है। मान लीजिए एग्जाम में नहीं भी आ रहा है, बट एज अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका ये ड्यूटी है कि आपको हर एक चीजें रूट से पता हो। नेक्स्ट चलते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारा है टेरिटोरियल नेस्टिंग या लोकल कंट्रोल का बात करते हैं कि हमारा उस समय जो था, हमारा जो एक ग्रुप बनाया गया है, विलेज का मतलब जो टेरिटोरियल एरिया बना गया है, और लोकल कंट्रोल उनका कैसा था। तो हमें सबसे फर्स्ट में अगर हम देखते हैं तो हमारा फर्स्ट में ग्राम होता था, ग्राम। ग्राम जैसे हमारा एक विलेज हो गया, सिंगल यूनिट्स हो गया, द सिंगल लोकल यूनिट हो गया, मैनेज बाई ग्रामिका, जिसको आजकल हम बोलते हैं ना प्रधान, ग्राम प्रधान। तो उसमें ग्राम होता था क्या, हमारा सिंगल यूनिट होता था, लोकल यूनिट होता था, जिनको मैनेज बाई ग्रामिका, विलेज हेडमैन भी बोलते थे, असिस्टेड बाई ग्राम विधास, विलेज इल्डर्स। जैसे अभी सब क्या होते हैं हमारे, अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे क्या हो गया, ग्राम प्रधान हो गया, उनको असिस्ट करने के लिए क्या होते हैं, सभा होती है। सभा में क्या होता है, सारे जो इल्डर्स पीपुल होते हैं उनको क्या करते हैं, ग्राम प्रधान को असिस्ट करते हैं। तो ऐसे हमारे जो, अगर मौर्य एम्परर के समय हम टेरिटोरियल एरिया का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे लोएस्ट पे हमारा ग्राम आता है, जो कि सिंगल लोकल यूनिट होता है, मैनेज बाय ग्रामिका, विलेज हेड्समैन जिसको बोलते हैं, असिस्टेड बाय ग्राम विधास, विलेज इल्डर्स। देन उसके ऊपर हमारा आएगा संग्रहना, संग्रहना, संग्रहना क्या होता है, जैसे क्लस्टर ऑफ 10 विलेज। अभी टाइम में अगर हम इसको कोरिलेट करें तो हमारा ये हो गया विलेज, हो गया ये, हो गया हमारा विलेज। के बाद क्या आएगा, ब्लॉक बोल सकते हो उसको, मतलब देखिए जिसमें क्लस्टर ऑफ 10 विलेज होते थे, जिनको संग्रहना बोला गया। देन उसके बाद करवर्तिका, करवर्तिका क्लस्टर ऑफ 20 विलेज होता है। देन हमारा द्रोणमुखा, द्रोणमुखा को होता है क्लस्टर ऑफ 400 विलेज। देन उसके ऊपर आता है स्थानीय, स्थानीय क्या है, मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव हब गवर्निंग 800 विलेज हो गया। ये तो हमारा क्या स्ट्रक्चर रहा मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में, कैसे विलेज को क्लस्टर किया गया लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लोकल कंट्रोल के लिए, टेरिटोरियल एरिया को कैसे डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है मौर्य एम्पायर का, वो क्या रहा है, इंटेलिजेंस वेब, जिसको बोला गया है गुद पुरुषास, गुद पुरुष,
पुरुषास ये क्या होते थे, हमारे जो इंटेलिजेंस स्पाई होते थे। तो क्या है था, और अभी प्रेजेंट टाइम में हम जो रॉ होती है ना हमारा रीजनल एनालिसिस विंग, तो इस समय हमारे जो मौर्य एम्पायर में था, ये बहुत ही उनका क्या था, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी मान सकते हो कि हमारे जो मौर्य एम्पायर में इंटेलिजेंस बहुत ही स्ट्रिक्ट हुआ करती थी। और जिनको क्या बोला जाता था, ये नाम अभी तो हम रॉ पढ़ते हैं ना, उस समय क्या उनको बोला जाता, गुद्ध पुरुषास बोला गया है। स्पॉइनस सिस्टम वन ऑफ द कौटिल्याज ग्रेट इनोवेशन। फीचर्स क्या होता था, सीक्रेट एजेंट होते थे, इंटरनल सर्विलांस, एंटी करप्शन चेक, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, ये सब क्या था बेसिकली इनका फंक्शन हुआ करता था, जो ये इंटेलिजेंस में होते थे, मतलब इनका गुद्ध पुरुषास का फंक्शन होता था। अब देखिए इनका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो हमारे गुद्ध पुरुषास को बेसिकली दो पार्ट में बांटा गया है। पहले तो हमारे क्या होते थे, समस्ता होते थे जो स्टेशनरी होते थे, और एक होते थे वंडरिंग, मतलब कि एक मोबाइल नेचर के होते थे, जिनको संचारा बोला गया है। समस्ता एंड संचारा, जो मतलब जैसे किंग हो गया, किंग के जो एकदम नियर एंड डियर जो हमारा इंटेलिजेंस होगा स्टेशनरी टाइप के होंगे, उनको समस्ता बोला गया, और जो मोबाइल टाइप के इंटेलिजेंस होते थे उनको संचारा बोला गया है, वंडरिंग। देखिए हमारा जो सिंथेसिस अगर बात करें, तो क्या होता था, द गुड पुरुषास सीक्रेट एजेंट फॉर्म अ कम्प्रीहेंसिव वेब टू साइमल्टेनियसली वेरीफाई ऑफिशियल करप्शन एंड गेज पब्लिक लॉयल्टी। ये सब देखिए हमारे जो मर्चेंट होते थे, स्टूडेंट, एस्थेटिक, ये सब क्या इनकी क्रॉस वेरीफाई करता था अपने जो हमारे एजेंट्स होते थे। ए ब्रिलियंट डुअल वेरिफिकेशन सिस्टम, मोबाइल एजेंट क्रॉस चेक द रिपोर्ट्स ऑफ स्टेशनरी एजेंट। अब जो हमारे मोबाइल एजेंट होते थे वो क्या करते थे, क्रॉस वेरीफाई करते थे, जो हमारा स्टेशनरी एजेंट रिपोर्ट देता था उसको क्रॉस वेरीफाई करते थे। तो अगर हम बात करें तो हमारा डुअल नेचर का हो गया, डुअल लेयर के हो गए इंटेलिजेंस मौर्य एम्पायर में। ये तो रहा हमारा ए टू जेड मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आई होप आप लोग को थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। उसके बाद भी अगर आप लोग अगर डीप में और थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आर के अरोरा का बुक हो तो उससे भी पढ़ लीजिएगा, आपको और डीप में आइडिया मिल जाएगा, और अच्छा ही रहेगा। अगर आप पढ़ ही रहे हो तो अच्छे से पढ़िए, थोड़ा यहाँ से आप कंटेंट ले लीजिए, क्यूरियोसिटी आपकी बड़ी होगी, थोड़ी जानकारी आई होगी, और थोड़ा बुक से पढ़ेंगे तो आपका एकदम 100% क्लियरिटी आ जाएगी। तो अब हम अगर बात करें, देखिए हमारा मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने जितना मैक्स सोच सका उतना कंटेंट आपको दिया है। अब बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ कौटिल्य का, अगर सिग्निफिकेंस ऑफ कौटिल्य मीन्स कि जो हमारे कौटिल्य के अर्थशास्त्र का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में, तो क्या क्या रहा है। तो हमारा रहा है कि अगर फर्स्ट बात करें तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर इन इंडिया। सेकेंड है हमारा साइंटिफिक गवर्नेंस। थर्ड हमारा रेशनल ब्यूरोक्रेसी। फोर्थ एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। ये सब हमारा क्या था, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के समय जो हमारा कौटिल्य का कॉन्ट्रीब्यूशन था मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में। नाउ अब हम बात करते हैं मुगल, जो हमारा अपने फर्स्ट तो देख लिया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, जो हमारा ट्रेडिशनल हिंदू एडमिनिस्ट्रेशन थे जो मौर्य थे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं जो हमारा इसमें इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेटर थे अकबर मुगल इरा का, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं क्या है। सी द कोर कैरेक्टर ऑफ द मुगल इरा। इफ वी टॉक अबाउट द मुगल इरा, तो मुगल इरा का पहले क्या स्ट्रक्चर रहा है, क्या कोर कैरेक्टर रहा है। तो हमारा जो क्या था, सेंट्रल एशियन एंड पर्सियन गवर्नेंस प्रिंसिपल प्लस प्री एग्जिस्टिंग इंडियन रूल सेटअप्स। अब हमारे जो इंडियन में क्या था, प्री एग्जिस्टिंग कुछ रूल थे, जैसे मौर्य एम्परर था तो उसके क्या थे, प्री एग्जिस्टिंग सेटअप रूल्स पहले थे। फिर जो हमारे इन्वेडर आए जो रूल करने आए, जैसे मुगल रूल किए हमारे, तो उनका कुछ सेंट्रल एशियन पर्सियन गवर्नेंस प्रिंसिपल था, उनको पूरा मिला के क्या बना, द पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेटिक स्टेट, जो कि ये क्या है, सेंट्रल कोर है हमारा मुगल इरा का। पैट्रिमोनियल मतलब एक प्रकार से जो वंशानुगत आते गए। एंड द स्टेट फंक्शनड इसेंशियली एज अ मैसिव मिलिट्री एग्रेरियन टैक्स कलेक्शंस मशीन्स एट इट्स एपेक्स सेट द एम्परर द एब्सोल्यूट फाउंटेन हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड मिलिट्री अथॉरिटी। बताया गया कि जो हमारा मुगल इरा का जो इसेंशियल फीचर्स हो क्या है, मिलिट्री है, मिलिट्री एग्रेरियन टैक्स कलेक्शन मशीन है, मतलब कि मिलिट्री भी होगा, एग्रेरियन भी होगा, टैक्स कलेक्शन मशीन होगा, और जो इसके एपेक्स पे बैठेगा हमारा इंपरर है, और उसके पास क्या एब्सोल्यूट फाउंटेन हेड है, एब्सोल्यूट पावर है। कौन कौन से पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल, मिलिट्री अथॉरिटी, सब कुछ किसके पास है, हमारे इंपरर के पास है। और जो मुगल इरा का जो मेन फोकस स्ट्रक्चर रहा है वो मिलिट्री गवर्नेंस, एग्रेरियन मतलब कृषि वाला, और टैक्स कलेक्शन, सब कुछ का क्या है, मिक्स मशीन है। एंड जैसा कि हमने देखा, अनलाइक द मौर्य वेलफेयर वाज सेकेंडरी टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एग्रेरियन सरप्लस। अब जैसे अनलाइक मौर्य बोला है कि जैसे मौर्य पीरियड में हमने देखा था जो हमारा क्या था, योगक्षेम पे प्रिंसिपल ऑफ योगक्षेम करता था, कि जो हमारा स्टेट का जो मेन मोटो सब्जेक्ट होता था वो वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ
पीपुल होता था। तो और हम अगर मुगल एरा में बात करें तो हमारा एक क्या हुआ, वेलफेयर सेकेंडरी नेचर का हो गया। सो दिस इज द कोर कैरेक्टर ऑफ द मुगल एरा। नाउ मूव करते हैं द इंपेरियल थ्रोन। अब इंपेरियल थ्रोन हम पढ़ते हैं, हमारे जो मुगल एरा का बेसिकली उसके बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहले हम थोड़ा मुगल एम्पायर के बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं। तो जो हमारा मुगल एम्पायर रहा है, उन्होंने हमारा राज्य किया है 1526 से लेकर 1857 तक, 1526 टू 1857 तक। इसके बाद हमारे ब्रिटिशर आए, ब्रिटिशर ने राज किया। तो पहले हम अभी मुगल का बात करेंगे। तो जो मुगल एरा के फाउंडर हैं वो हमारे हैं बाबर। बाबर। उसके बाद हमारा आया जो इंपॉर्टेंट रूलर रहे मुगल एरा के, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये सब क्या थे, क्रोनोलॉजिकल, इसीलिए इनको बोला गया पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेटिक स्टेट, क्योंकि एक के बाद एक मतलब एक जेनेटिक रूप से एक दूसरे के खानदान से वो राजा बनते गए। तो जो हमारा मुगल एरा के जो फाउंडर हैं बाबर हैं, उनका राज्य मतलब पूरा मुगल एम्पायर हमारा जो राज्य चला है 1526 से लेके 1857 तक चला है। उसके बाद हमारे ब्रिटिशर आए, ब्रिटिशर ने राज किया। तो अभी हम जो मुगल एरा की बात करेंगे बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन कंटेक्स्ट में, तो हम अकबर की बात करेंगे, क्योंकि अकबर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो हम अकबर की बात करेंगे। देखिए ये सब क्या है, पूरा हिस्ट्री है। आप लोग सब कुछ पढ़े हैं, मौर्य एम्पायर, अकबर, बाबर, हुमायूं, सब कुछ आप लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं बचपन में। बट उस समय हमें उतना नॉलेज नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज नहीं था। तो हम उस समय जो पढ़ते थे तो हम हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में पढ़ते थे। बेसिकली क्या पढ़ते थे, उनके सिविलाइजेशन पढ़ते थे, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ते थे, किसके पिता कौन थे, किसको कौन विजय मारा, किस पे कौन विजय प्राप्त किया, अपना राज्य को स्टेबलाइज कैसे किया, ये सब चीज़ें पढ़ते गए। बट अभी हम क्या है, हायर एजुकेशन में आ गए, हायर स्टडीज कर रहे हैं, हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नज़रिए से पढ़ रहे हैं। तो हमको उस राज्य का हमको स्टोरी के सिवाय क्या पढ़ना है, वहाँ के जो हमें राजा किस हिसाब से, किस स्ट्रक्चर में, किस हियरकी में राज करते थे, वो राज करने का उनका क्या अपना स्टाइल हुआ करता था, उनका क्या एग्जीक्यूटिव सारे होते थे, उनका क्या नाम था, उनको क्या पॉलिसीज थे, फंक्शन थे, उसको हम पढ़ेंगे, ताकि हम जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसको हम कोरिलेट कर सके कि हमारे जो प्रेजेंट सिनेरियो में एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारा ग्रॉस रूट उसका कहाँ से आया। तो देखिए सब आप सब कुछ पढ़े हैं, जो हमने अभी मौर्य एम्पायर पढ़ा है वो सब आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे। बट ये सब चीज़ें आपको पता नहीं था कि जो लेयर्स थे, स्पॉइनेस थे, इंटेलिजेंस थे, ये सब कैसे काम करते थे, इनका क्या फंक्शन हुआ करता था, ये सब नहीं हम पढ़ते थे। हम बेसिकली क्या पढ़ते थे, हमारा मौर्य पीरियड कब से कब था, उन्होंने किससे लड़ाई की है, कहाँ उनका हार हुआ, कहाँ जीत हुआ, किस नदी के किनारे गए, कहाँ पे गए, ये सब पढ़ते थे। तो बस बट अब हम जो एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो उनका हमें स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि लड़ाई जो हमारा मिलिट्री का काम कौन देखता था, टैक्स का काम कौन देखता था, हमारा जो गवर्नेंस था मौर्य एम्पायर का किस लेयर में बटा था, प्रोविज जो विलेजेस थे कैसे बटे थे, उनका हेड्स कौन थे, ये सब पढ़े हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तो यही सब तो पढ़ेंगे। अब सेम चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, मुगल ईरा का पढ़ेंगे। मुगल ईरा में जो मेन हमारे आर्किटेक्ट हैं जो अकबर हैं, अकबर द ग्रेट, उनका हम पढ़ेंगे, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा रहा। तो स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा अकबर के बारे में। अब हम बात करेंगे अकबर द ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, अकबर द ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। तो अकबर का जो रीन का पीरियड था वो था 1556 टू 1605। इस समय क्या थे, अकबर ने राज किया था। एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स इफ वी टॉक अबाउट द अकबर पीरियड इज द ट्रू आर्किटेक्चर ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेचर ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इज। अगर हम नेचर की बात करें मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के, तो ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन फीचराइज सेंट्रलाइज मोनार्की, मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक स्टेट, पर्सियन इन्फ्लुएंस, एफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। एंड द emperor was supreme authority, military head, judicial head, religious authority। एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हमारे जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल थे उनको यहाँ पे हम डिपिक्ट किए गए हैं, तो उसको एक एक करके देखते हैं। देखिए अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो हम बेसिकली ऑफिशियल्स की बात करेंगे कि जो हमारे ऑफिसेस होते थे, हमारे ऑफिसेस के क्या फंक्शन थे, क्या उनका एक स्ट्रक्चर हुआ करता था, क्या उनका एक हियरिकल स्ट्रक्चर हुआ करता था, उसकी बात करेंगे। ना कि उनका हम वार की बात करेंगे, ना उनकी लड़ाइयों के हार जीत के बारे में सब बात नहीं करेंगे। हम बेसिकली क्या देखिए, उनके जो ऑफिशियल थे, इंपेरियल थ्रोन जिनको बोला गया है, इंपेरियल थ्रोन कौन कौन से थे और उनके क्या फंक्शन हुआ करते थे, उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए हमारे जो ऑफिस होते हैं, वो पहला था वजीर, जिनको वजीर अब्लिक दीवाने आला बोला गया है। तो वो क्या होते थे, द प्राइम मिनिस्टर एंड इंपेरियल फाइनेंस चीफ मॉनिटर द खालिसा। खालिसा क्या होता है, क्राउन लैंड्स होते हैं।
एंड मैनेज द इंपेरियल बजट। तो ये किसका काम होता था? वजीर का सारा काम होता था। फंक्शन क्या था वजीर का? अगर सिंपली हम बात करें वजीर का फंक्शन फाइनेंस, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेकंड हमारा थ्रोन, देखिए पिलर थे। पिलर बेसिकली यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो पीपीटी में, तो क्या है हमारा एक किंग हो गया। किंग के किसके ऊपर हमारा किंग रिलाई कर रहा है? किंग हमारा इंपेरियल क्या है? थ्रोन्स है, पिलर्स है किंग के। तो पहला हमारा है वजीर। वजीर क्या है? फाइनेंस का काम देखेगा। सेकंड हमारा है मीर बख्शी। मीर बख्शी क्या है? मिलिट्री है, हेड ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एंड रॉयल इंटेलिजेंस। कैलकुलेटेड मनसब रैंकिंग प्रोसीज्ड पे बिल्स एंड लेट ट्रूप रिव्यू। ये सब क्या है? फंक्शन है मीर बख्शी के। मीर बख्शी अगर इन शॉर्ट बात करें तो हमारा क्या हो गया? मिलिट्री, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की हो गया। फिर से थर्ड हमारा पिलर है खान ए समन। खान ए समन रॉयल हाउस होल्ड जिनको बोला गया है, खान ए समन रॉयल हाउस होल्ड। हेड ऑफ द इंपेरियल हाउस होल्ड, पैलेस, सिक्योरिटी एंड द स्टेट रन फैक्ट्रीज, कारखानाज। ये सब क्या थे? फंक्शन थे खाने समन का। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ पिलर हमारा है सदर। सदर उस सुदूर जिनको बोला गया है रिलीजियस अफेयर के जो हेड होते थे। चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्लामिक लॉ, सारिया जिसको बोला गया, सारिया। मिनिस्टर फॉर रिलीजियस चैरिटीज, लैंड ग्रांट्स, मदद ए मास एंड जुडिशियल अपॉइंटमेंट। ये सब क्या था? फंक्शन थे इनके। सदर उस सुदूर के। अगर इन शॉर्ट बात करें तो क्या है? रिलीजियस अफेयर को जो मैनेज करते हैं उनको बोला गया है सदर उस सुदूर। नेक्स्ट हमारा जो होता था, देखिए इसमें नहीं है पर एक और हो है, उनको बोला गया है काजी। काजी हमारा क्या होता है? जुडिशियरी से जो रिलेटेड होते थे उनको बोला गया काजी, जुडिशियरी। और नेक्स्ट चलते हैं उनका जो हमारा प्रोविंशियल एंड लोकल डिसेंट्रलाइजेशन कैसे कैसे हुआ है मौर्य इंपायर, सॉरी मुगल इंपायर में, तो उसको हम देखते हैं। जो हमारा, ये तो हमने बातें ऑफिशियल क्यों देख लिया, हमारे ऑफिशियल जो मुगल इंपायर में ऑफिशियल कौन कौन से थे हमने देख लिया। अब बात करेंगे जो हमारा मुगल इंपायर पूरा प्रोविंस था, प्रोविंस मतलब उसका पूरा एरिया जो था, एरिया को कैसे डिवाइड किया गया। तो जो हमारा पूरा इंपायर होता था, उनका इंपायर डिवाइडेड इंटू सूबा, सूबा जिनको प्रोविंसेस बोला गया। देन सूबा को फिर क्या हुआ? सरकार, जिसको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया। सरकार के मतलब डिस्ट्रिक्ट को फिर परगना, सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया। फिर सब डिस्ट्रिक्ट को सिटी या फोर्ट में डिवाइड किया गया। तो अगर हम बात करें तो हमारा क्या हुआ? स्टेट हुआ, डिस्ट्रिक्ट हुआ, तहसील हुआ और हमारा ये विलेज हुआ। ये हमारा क्या हुआ? एक प्रोविंशियल सिस्टम रहा मुगल इंपायर में। अब यहाँ बात करते हैं एक एक को बात करते हैं। हमारा सूबा जो है पूरा इंपायर हमारा क्या है? देखिए इंपायर है, इंपायर को हम छोटे छोटे भागों में बांटते गए हैं। पूरे इंपायर जो हमारा मुगल इंपायर को पहले फर्स्ट हम डिवाइड किए किसमें? सूबा, जिसको प्रोविंसेस बोला गया। यहाँ पे क्या था? डुअल अथॉरिटी होती थी, सूबेदार, एग्जीक्यूटिव मिलिट्री, बैलेंस अगेंस्ट द दीवान, रिवेन्यू, बोथ रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द इंपरर टू प्रिवेंट रीजनल ऑटोनॉमी। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स आप लोग को ध्यान रखने वाली बात है। जो हमारा सूबा होता था, प्रोविंसेस होता था, अगर हम प्रेजेंट में समझे तो हमारा क्या हुआ? स्टेट हुआ। जैसे हमारा पूरा इंडिया हो गया, इंडिया को अगर हम बांटे तो हमारा स्टेट्स में सारे बढ़ गए। स्टेट को अगर सब डिवाइड करें तो डिस्ट्रिक्ट में हो गया, डिस्ट्रिक्ट को सब डिवाइड करें तो तहसील में, तहसील को क्या करें? विलेज में हो गया। तो अगर हम बात करें सूबा की बात करें, सूबा में क्या था? डुअल अथॉरिटी होती थी। डुअल अथॉरिटी में कौन होता था? हमारा एक सूबेदार होता था, जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? एग्जीक्यूटिव और मिलिट्री होती थी। एंड बैलेंस अगेंस्ट द दीवान, रिवेन्यू, जो दीवान होता था वो रिवेन्यू से रिलेटेड था। और क्या करते थे? जो बोथ ऑफिशियल होते थे, डायरेक्टली इंपरर को क्या करते थे? रिपोर्ट करते थे अपने अपने मैटर्स में। उसके बाद हमारा आया सरकार, जो कि डिस्ट्रिक्ट बोला गया। सरकार में क्या था? फौजदार। फौजदार किसको बोला गया? एग्जीक्यूटिव ऑब्लिक लॉ ऑर्डर्स जो मेंटेन करता था उसको फौजदार। एंड अमलगुजार, जो रिवेन्यू कलेक्शन करते थे उनको अमलगुजार बोला गया। अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान में आएगा कि हर जगह बात की जा रही है एग्जीक्यूटिव और मिलिट्री, मतलब लॉ ऑर्डर और एक रिवेन्यू, दो चीजें पैरेलल में चल रहा है। कि हमें अपने रीजन में, अपने अपने एरिया में हमें लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना है और अपने एरिया से हमें रिवेन्यू कलेक्शन भी करना है, रिवेन्यू जनरेट भी करना है। तो हर एक चीज के लिए आप देख रहे हो दो अथॉरिटी है। अगर हम सूबा में देखें तो सूबा में कौन से? सूबेदार हैं। सूबेदार का काम था सूबा में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जिनको एग्जीक्यूटिव और मिलिट्री हेड बोला जाता है। और दूसरा हमारा दीवान होते थे, दीवान को रिवेन्यू हेड बोला गया है सूबे में। अगर वही बात करें हम सरकार, डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में हमारा फौजदार होता था। फौजदार क्या करता था? एग्जीक्यूटिव लॉ ऑर्डर को मेंटेन करता था। और जो हमारा अमल गुजार होता था वो रिवेन्यू कलेक्शन का काम करता था। एंड देन अगर हम सरकार को भी सब डिवाइड किए तो हमारा क्या हुआ? परगना, जिसको सब डिस्ट्रिक्ट बोला गया। अब सब डिस्ट्रिक्ट में क्या का? सिकंदर। सिकंदर क्या होता था? एग्जीक्यूटिव होता था। एंड अमील हमारा क्या होता? रिवेन्यू से रिलेटेड था। मतलब जो रिवेन्यू से रिलेटेड अमील, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हमारे सिकंदर होते थे।
देन अब फिर परगना को सब डिवाइड करें तो हमारा सिटी ऑब्लिक फोर्ट होता था। तो जहाँ पे हमारा जो कोतवाल होता था, कोतवाल जिसको अर्बन पुलिस और मार्केट रेगुलेशन का काम करता था, उनको कोतवाल बोलते थे। मतलब लॉ एंड ऑर्डर का काम हमारा कोतवाल करता था। एंड फोर्ट कमांडर जिनको किलदार बोला गया है। यहाँ पे देखिए रिवेन्यू वाला कोई मैटर नहीं, यहाँ पे फोर्ट कमांडर जिनको किलादार बोला गया है। और अर्बन पुलिस अब्लिक मार्केट रेगुलेशन एक कोतवाल ही पूरा करता है, मार्केट रेगुलेशन, पुलिस, सब कुछ। सी, नोटिस द पैटर्न। अब पैटर्न आपने नोटिस किया है, एग्जीक्यूटिव एंड रेवेन्यू पावर्स आर डेलिबरेटली स्प्लिट एट एवरी लेवल टू प्रिवेंट रिवेलियन। अब देख रहे हो, अगर आप नोटिस करोगे तो हर एक स्टेट में हमारा एग्जीक्यूटिव एंड रेवेन्यू पावर को स्प्लिट किया गया है, ताकि हमारा जो रिवेलियन कोई रिवेल ना कर सके। हर एक चीज का अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है। तो क्या देख रहे हो आप, कितना वेल प्लान्ड एक एडमिनिस्ट्रेशन था इतने पुराने समय में। आप देख रहे हो 1556 और 1605 तक मुगल इरा था। उस समय आप देख रहे हो कि हमारा ये जो मिलिट्री, एग्जीक्यूटिव, लॉ ऑर्डर और रेवेन्यू कलेक्शन सब कुछ एक सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन किया जाता था। वही अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो हमारा जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गए, सब चीज़ें क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं, सब कुछ देख रहे हो। क्या था इन जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, तो क्या है इनका रूट अगर आप देखोगे तो हमारा एंशियंट टाइम में, मेडिवल टाइम में मिला। एंशियंट टाइम में हमारा मुगल इरा में मिला, और मेडिवल में हमारा एंशियंट टाइम में हमारा मौर्य एम्पायर में मिला, अगर मेडिवल टाइम में हमारा मुगल इरा में मिला। सब कुछ आपको मिल रहा है, रूट मिल रहा है अगर आप देखोगे तो। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारा क्या है, मनसबदारी मैट्रिक्स, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी। ये क्या था, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि मुगल इरा का एक आप सिस्टम की बात करें तो हमारा मनसबदारी सिस्टम हुआ करता था मुगल इरा में। तो मनसब का मतलब होता था रैंक। अगर मनसब की बात करें तो इसका मतलब होता है रैंक। तो जो हमारे मिलिट्री एंड सिविल ब्यूरोक्रेट्स होते थे, उनको एक रैंक में ग्रेडिफाइड किया गया था, एक रैंक स्ट्रक्चर में हुआ करते थे मुगल टाइम में, जिनको बोला गया मनसबदारी सिस्टम, जो कि इंट्रोड्यूस्ड बाय द अकबर। एंड मीनिंग मनसब मीन्स रैंक। एंड इफ टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ मनसबदारी सिस्टम इज, then it is the rank based bureaucracy and combined civil and military administration and in which officer paid through जागीर्स। एंड जागीर्स की बात करें, अगर जागीर्स क्या होता है, जागीर्स होता है कि लैंड, हर एक ब्यूरोक्रेट्स को लैंड असाइन कर दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ सैलरी। उनको लैंड दे दिया जाएगा, उसी लैंड से वो क्या करेंगे, अपना टैक्स वगैरह जो मिलेगा उस लैंड का, जो भी चीजें होगा उसका, वो चीजें उनको एज ए सैलरी दिया जाएगा, जिनको बोला गया है जागीरदारी सिस्टम। और किसमें आता है, मनसबदारी मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ मुगल इरा। अगर हम रैंक की बात करें तो जो हमारा मनसबदारी सिस्टम में, मतलब मनसबदारी मैट्रिक्स में जो मुगल इरा में जो रैंक को बांटा गया, बेसिकली दो भागों में बांटा गया, जिसको पहला बोला गया जाट, जो कि एक पर्सनल रैंक होता था, एंड सेकंड है सावर, जो कि मिलिट्री ऑब्लिगेशन होता है। सी द यूनिफाइड हियरार्किकल मैट्रिक्स इज, फर्स्ट हमारा जाट जिनको पर्सनल रैंक होता था, इन विच इंडिकेट्स द ऑफिशियल पर्सनल स्टेटस पोजीशन विद इन द कोर्ट hierarchy and basically in salary scales. And second one is a savar, that is military obligations, specifies the actual number of cavalrymen the officer was legally required to maintain for imperial military services. तो हमारा अगर इन शॉर्ट हम बात करें तो जो हमारे मनसबदारी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो मुगल इरा में दो रैंक होती थी। पहला जाट जो कि पर्सनल रैंक होता था, और सेकंड वन सावर जो कि एक मिलिट्री ऑब्लिगेशन में रैंक दिया जाता था। और बेसिकली इनको एक रैंकिंग स्ट्रक्चर में रखा गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें हम, इस अगर जो हमारे रैंक सिस्टम का है, उनका मनसबदारी सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो सी द मैट्रिक्स रूल क्या होता था, मुगल इरा में मैट्रिक्स रूल क्या होता था, रैंक रेंज फ्रॉम 10 to 10,000। जो हमारा रैंक को बटा होता था वो 10 से लेकर 10,000 तक रैंक होते थे, और जिनमें एबव 5,000 एबव जो रैंक होते थे वो रिजर्व फॉर प्रिंसेस, मतलब जो राजा के खानदान से होते थे उनके लिए रिजर्व होता था। सी एबव 5,000 रिजर्व फॉर प्रिंसेस। एंड स्ट्रिक्टली नॉन हेरिडिटरी एंड मेरिट बेस्ड हुआ करता था, स्ट्रिक्टली नॉन हेरिडिटरी एंड मेरिट बेस्ड जो हमारा लोअर पोस्ट होते थे। एंड जो उनके ऑफिशियल होता था उनका क्या होता था, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होता था टू प्रिवेंट लोकल पावर इन सेंटर्स पैड इन नगड़। नगड़ देखो किसको बोला गया, डायरेक्ट कैश, जो कैश दिया जाता था मुद्रा, उनको नगड़ बोला जाता। और जागीर, जागीर क्या होता था, टेम्पोररी लैंड रेवेन्यू असाइंड, और जागीर दिया जाता था, या तो नगड़ दिया जाता था जो कि डायरेक्ट कैश होता था, या तो जागीर दिया जाता था। जागीर मतलब कि आपको एक लैंड दे दिया जाएगा, लैंड से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो आपके एज ए सैलरी मिलेगा। और देख रहे हो ना, उस समय भी मेरिट बेस्ड चीजें हुआ करती थी, नॉन हेरिडिटरी मेरिट बेस्ड, और फ्रीक्वेंट ट्रांसफर भी हुआ करता था, ताकि क्या हो, एक टू प्रिवेंट लोकल पावर सेंटर्स, जो एक लोकल पावर का जो सेंटर आप बन रहे हो उसको प्रिवेंट किया जा सके। आप मतलब कि हर एक जगह जाके अपना एडमिनिस्ट्रेशन करो, किसी एक जगह लोकल अपना पावर मत जमाओ। तो आप देख सकते हो सब चीजें जो अभी पूरा मुगल इरा में था वो अभी हमारे
प्रेजेंट सिनेरियो में चल रहा है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, मेरिट बेस, कुछ कुछ चीजें हमें क्या है ट्रेस करने को मिलेगी। एंड स्टार यहाँ देखो किया गया, द जीनियस ऑफ अकबर मार्जिन ऑल सिविल एंड मिलिट्री कैरियर पाथ इनटू वन यूनिफाइड मैथमेटिकल मैट्रिक्स में क्या किया उन्होंने, ऑर्गेनाइज किया अपने पूरे सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को। एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कारखानाज, इंजन ऑफ द इंपेरियल इकोनॉमी। अब देखिए जो मुगल ईरा में क्या थे, कारखानाज थे जो कि इंपेरियल इकोनॉमी के क्या इंजन होता था, मतलब कि अब इंपेरियल जो इकोनॉमी होता था, मुगल इकोनॉमी को फुलफिल करने के लिए कुछ कारखानेज होते थे जो क्या करते थे, अपने प्रोडक्ट्स बनाते थे, कुछ आइटम्स बनाते थे जिससे हमारा प्रोविंशियल इकोनॉमी बढ़ती थी, इंपेरियल इकोनॉमी। सी पहला क्या था हमारे से, रॉ मटेरियल एंड फिक्स्ड वेजेस हो गया, उनको कारखानाज में जाता था, कारखानाज में वो क्या थे, अलग अलग प्रोडक्ट्स तैयार होते थे। सी लग्जरी गुड्स में क्या होते थे, फाइन टेक्सटाइल, ज्वेलरी, परफ्यूम्स बनते थे। एंड मिलिट्री एसेट्स बनते थे, मिलिट्री एसेट्स में आर्टिलरी, वेपनरी, आर्मर, सब कुछ इंपेरियल आइडेंटिटी में, ऑफिशियल रोब्स, मैन्यूस्क्रिप्ट, कोड, फर्नीचर, सब कुछ क्या बनते थे कारखानाज में हमारे। ये सब जो रॉ मटेरियल है से ये सब प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे, इससे हमारा क्या था, इंपेरियल इकोनॉमी जनरेट होता था। और जो हमारे कारखानाज होता था, इसका हेड कौन होता था, खाने समन। खाने समन क्या होता था, जो हमारे कारखानाज का हेड होता था। सी कारखानाज क्या था, स्टेट रन फैक्ट्रीज ओवरसीन बाय द खाने समन, आर्टिसियन पेड फिक्स्ड वेज फॉर डायरेक्ट स्टेट पेट्रोनेज। स्ट्रेटेजिक पर्पज अगर अब बात करें तो फॉर बियॉन्ड लॉजिस्टिकल यूनिट दिस फैक्ट्रीज स्टैंडर्डाइज क्वालिटी अक्रॉस द एम्पायर एंड जनरेट द विजुअल मटेरियल कल्चर दैट डिफाइन मुगल अथॉरिटी। तो अगर हम इसको इंपॉर्टेंस को, इस कारखाना जो मुगल एम्पायर में कारखानाज होते थे वो क्या थे, इंपेरियल इकोनॉमी के इंपॉर्टेंस थे। तो अगर हम इसको मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम इसको कोरिलेट करें तो हमारा जो अभी स्टेट मॉडर्न गवर्नमेंट काम कर रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम कर रहा है, तो ये हम इसका अगर रूट ट्रेस करें तो मुगल एम्पायर का जो कारखानाज होते थे जो कि रॉ मटेरियल्स को अपने ही एरिया में पाए गए रॉ मटेरियल को क्या करते थे, फैक्ट्रीज रन करा के वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स तैयार करते थे जिससे हमारी इंपेरियल इकोनॉमी और कुछ अपने एसेट्स जैसे मिलिट्री एसेट्स हो गए और हाउस होल्ड्स प्रोडक्ट्स हो गए, सब गुड्स तैयार करते थे। तो अभी हम मॉडर्न टाइम में हमारा जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दे रही है, हमें प्रोडक्ट्स बनाने में, हमें मैन्युफैक्चरिंग में हम आगे जा रहे हैं। तो अगर इसका रूट देखो तो हम मुगल ईरा में ही इसका रूट मिल जाता है। अब हम अगर कंपेरिजन मैट्रिक्स मौर्य वर्सेस मुगल स्टेट क्राफ्ट का, कि हमारा जो मौर्यन इंपरर का जो हमारा स्टेट का ब्लूप्रिंट है और हमारा जो मुगल स्टेट क्राफ्ट है उसमें हम क्या 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 चीजें आइडेंटिफाई करें, उसको हम अगर एक कंपेरिजन टेबल में देखते हैं तो सी डायमेंशन ऑफ स्टेट क्राफ्ट, कौटिल्य अब्लिक मौर्यन स्टेट, अब मुगल एम्पायर। यहाँ पे देखिए अब डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ स्टेट क्राफ्ट की अगर प्राइमरी स्टेट गोल देखे तो हमारा जो मौर्य पीरियड का था योगक्षेमा पे, मतलब वेलफेयर एंड डीप रेगुलेशन पे काम करता था। अगर वही मुगल की बात करें तो हमारा क्या था, एग्रेरियन रिवेन्यू एंड मिलिट्री एक्सपेंशन की बात हुआ था। यहाँ पे मैं जो हमारी मतलब रिवेन्यू होती थी, एग्रीकल्चर रिवेन्यू था उसको और मिलिट्री एक्सपेंशन को बढ़ाने की बात की थी। और जो हमारा वेलफेयर होता था, स्टेट वेलफेयर होता था, वो सेकेंडरी नेचर था। और वहीं हमारा कौटिल्य मौर्य स्टेट में क्या था, हमारा योगक्षेमा जो कि वेलफेयर एंड डीप रेगुलेशन का क्या था, प्राइमरी स्टेट का गोल था। और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो हमारा क्या होता था, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव हमारा मौर्य टाइम में मंत्री परिषद एंड स्पेशलाइज अध्यक्ष होते थे। और वहीं मुगल एम्पायर में क्या था, 4 पिलर थे जिसमें हमारा वजीर, मीर बख्शी, खाने समन, सुदूर को देखा था। ये सब क्या थे, हमारे सेंट्रलाइज पिलर थे हमारे मौर्य टाइम में। और मुगल टाइम में, मौर्य टाइम में क्या थे, मंत्री परिषद हुआ करता था, जैसे किंग हुआ था, इनर कैबिनेट, फिर आउटर कैबिनेट होते थे। और वहीं हम बात करें मुगल में तो हमारे पिलर्स होते हैं, मीरे बख्शी, खाने समन, सुदूर क्वाजी, सब क्या थे, पिलर थे। और हम अगर स्टेट के प्रोविंशियल लिंक की बात करें, तो हमारा क्या था, स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल विलेज नेस्टिंग था हमारा। देखिए अगर हम कौटिल्य के मौर्य एम्पायर में बात करें तो वहाँ पे क्या थे, विलेजों का ग्रुप बना था, नेस्टिंग बना था कि सिंगल यूनिट विलेज, देन 400 200 विलेज, 400 विलेज, 800 विलेज, ऐसे करके ग्रुप वर्क करके प्रोविंसेस को डिवाइड किया गया था। और वहीं मुगल एम्पायर की बात करें तो क्या हुआ था, इंस्टीट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेस वाया सूबा, सरकार, परगना, मतलब कि एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरे एम्पायर को हम क्या किए थे, ब्रेक किए थे मुगल टाइम में। कि पूरे एम्पायर को हम किसमें ब्रेक किए, सूबा में, सूबा को फिर ब्रेक किए सरकार में, सरकार को फिर किसमें किए, परगना में, लाइक वाइज। और वहीं मौर्य टाइम में क्या था, हम ग्रुप किए थे, विलेजेस को ग्रुप में करके हम नेस्टिंग करके एक अपना लेजिस्लेटिव कंट्रोल जमाए थे। नाउ वी टॉक अबाउट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारा मौर्य टाइम में क्या था,
लार्ज स्टैंडिंग स्टेट आर्मी होती थी, स्टैंडिंग स्टेट आर्मी हुआ करती थी। और वहीं हम मुगल टाइम में बात करें तो हमारे मनसबदारी मतलब एक रैंक टाइप में होती थी, जिसको डिसेंट्रलाइज्ड मेंटेनेंस थ्रू नोबल्स। नेक्स्ट हम बात करें द इवोल्यूशन ऑफ रेवेन्यू एंड इंटेलिजेंस की बात करें कि दोनों हमारे जो मौर्य एम्पायर में और मुगल ईरा में जो हमारा इंटेलिजेंस और रेवेन्यू का जो इवोल्यूशन हुआ वो किस टाइप में हुआ। तो हम देखते हैं हमारा बात द फ्लो ऑफ रेवेन्यू का क्या फ्लो रहा मौर्य एम्पायर में एंड मुगल एम्पायर में। सी अगर हम मौर्य एम्पायर में हम अपना फ्लो ऑफ रेवेन्यू देखें तो क्या रहा, माइक्रो मैनेज अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बाई स्पेशलाइज अध्यक्षा, क्राउन लैंड, शिपिंग, टोल्स, माइन, ये सब क्या था हमारा रेवेन्यू का फ्लो था। एंड वही बात करें मुगल में तो क्या था, प्राइमरी एग्रेरियन मैनेज थ्रू द जागीर्स, लैंड असाइन सिस्टम एंड कलेक्टेड बाय द अमल गुजार अमील्स। ये सब क्या था हमारा जो अग्रेरियन का एक्सपेंशन था, और जो हमारा अमल गुजार था, अमल गुजार क्या थे वो रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, हमारा क्या था फ्लो ऑफ रेवेन्यू था। एंड फ्लो ऑफ इंटेलिजेंस की बात करें अगर मौर्य एम्पायर में तो क्या था, द गुद पुरुषास ऑपरेटिंग सेक्रेटली इन अ ड्यूअल रिंग सिस्टम ऑफ स्टेशनरी एंड वंडरिंग स्पीड। हम बात किए थे ना कि हमारा एक स्टेशनरी एजेंट होते हैं और क्या वंडरिंग मतलब मोबाइल एजेंट होते थे। तो क्या था हमारा अगर फ्लो ऑफ इंटेलिजेंस था मौर्य टाइम में। अब मुगल के टाइम में हम इंटेलिजेंस की बात करें तो हाईली फॉर्मल पोस्टल रिपोर्ट नेटवर्क वाया दरोगा ए डाक हुआ करते थे, जिसको पोस्टल हेड भी बोलते थे। ये क्या करते थे, रूटीन रिपोर्ट्स वक्सी नवीस न्यूज राइटर्स डायरेक्टेड टू द एम्परर। देखिए इसकी बात हम करें तो जो हमारा मुगल के टाइम क्या था, हाईली फॉर्मल पोस्टल रिपोर्ट हुआ करता था, जिनको हम क्या बोलते थे, नेटवर्क वाया दरोगा ए डाक जिनको पोस्टल हेड अभी के टाइम में बोलते थे। उस समय क्या था, मुगल टाइम में दरोगा ए डाक बोला करते थे। इनका काम था रूटीन रिपोर्ट प्रोवाइड करना एम्परर को। और किसके द्वारा रूटीन रिपोर्ट लिखता था हमारा क्वासी नाविस, जिनको न्यूज राइटर बोलते थे। वो क्या करता, अपना रिपोर्ट लिखता था और रिपोर्ट डायरेक्टली एम्परर को दिया जाता है। तो ये हमारा रहा फ्लो ऑफ इंटेलिजेंस इन मुगल पीरियड एज वेल एज मौर्य पीरियड। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कंक्लूजन ऑफ दिस टू एम्परर, अगर हम इन दोनों राजाओं के राज करने के नीति तरीकों को, पॉलिसी को, कंक्लूजन को देखते हैं तो सी कंक्लूजन द डीएनए ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए हमारा क्या रहा, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हम देखते हैं, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का डीएनए, अगर हम डीएनए को बात करें कि हमारा डीएनए कौन है, तो डीएनए हमारा क्या है, एंशिएंट जो कि कौटिल्य हेरिटेज है एंड मेडिवल मुगल हेरिटेज है। इन्होंने हमें सब कुछ जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में हम चल रहा है चीजें, तो सब कुछ यहीं से हमारा रूट यहीं से हुआ, इसीलिए हमें क्या बोला गया, डीएनए ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बोला गया। सी एंशिएंट कौटिल्य हेरिटेज की बात करें तो गेव इंडिया द ब्लूप्रिंट फॉर ग्रेनुलर सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेटिक क्लासिफिकेशन एंड स्पेशलाइज एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, द फंक्शनल ऑरिजिन ऑफ द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो हमारा रूट देखा गया है, तो हमारा किसमें देखा गया, कौटिल्य हेरिटेज में। अगर वहीं मेडिवल मुगल हेरिटेज की बात करें तो इंट्रोड्यूस्ड रोबस्ट जियोग्राफिक प्रोविंशियल डिवीजन, कौन सा, सूबा सरकार, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कोतवाल बोला गया, एंड द वास्ट लैंड रेवेन्यू रिकॉर्डिंग मैट्रिसेस दैट इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश राज एंड मॉडर्न स्टेट। तो हमारा देखो क्या हुआ, मेडिवल टाइम में जो मुगल हेरिटेज ने हमें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को क्या क्या दिया, हमारा ये डिवीजन, प्रोविंशियल डिवीजन दिया, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन दिया, और वास्ट लैंड रेवेन्यू रिकॉर्डिंग सिस्टम दिया। और वहीं एंशिएंट कौटिल्य हेरिटेज की बात की तो हमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कंसेप्ट दिया। तो अगर हम बात करें तो जो हमारा डीएनए है, डीएनए की बात करें तो हमारा एंशिएंट कौटिल्य हेरिटेज और मेडिवल मुगल हेरिटेज, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है, डीएनए है। सी मॉडर्न इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडर्न गवर्नेंस स्टिल स्टैंड स्क्वायरली ऑन द शोल्डर्स ऑफ दिस टू मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन। देखिए अगर हम बात करें, अगर मॉडर्न हमारा गवर्नेंस किस पे है, जो ये दो शोल्डर्स है, कंधे हैं, कौटिल्य हेरिटेज और मुगल हेरिटेज, इसी पे हमारा जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, स्टैंड करता है। तो हमारी क्या रहा, कंक्लूजन रहा। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे किसका, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल के बारे में बात करेंगे, ब्रिटिश रूल की बात करेंगे। क्योंकि देखिए वीडियो लेक्चर काफी लंबा हो जा रहा है तो आप लोग भी बोर फील करने लगोगे, इसलिए हम इसको पार्ट वाइज पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने किसका पढ़ा, एंशिएंट कौटिल्य हेरिटेज पढ़ा एंड मेडिवल मुगल हेरिटेज पढ़ा। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो लेक्चर आएगा वो आएगा एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश इरा। तो उसमें क्या है कि बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, बहुत ही
डेटा फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है, और जो देखिए अभी तक जो आपने पढ़ा इसमें एमसीक्यू आने का बहुत रेयर चांस है, मतलब कम आता है एक आध दो आ जाएगा नहीं नहीं आएगा। बट जो हमारा ब्रिटिश पीरियड का टाइम के जो सारे फैक्ट्स है उसमें से बहुत ज़्यादा आएगा, वो तो बहुत ही मोस्ट होगा। तो अभी के लिए थैंक यू। आप लोग शॉर्ट्स नोट बना लीजिए इससे, ताकि एक देखिए क्या है, आपका एक बेस है, ये भले से एग्जाम में ना आए इससे ज़्यादा टॉपिक, बट ये आपका बेस क्रिएट करेगा, आपको एक नॉलेज इनहेंस करेगा। आप अगर किसी के सामने इस बातें बताओगे, ये सब चीज़ें डिबेट करोगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रिलेट करोगे ये सारे एंशियंट टाइम से, तो आपके नॉलेज का डीप पता चलेगा कितना डीप में है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टॉपिक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल इरा। सो अभी के लिए थैंक यू।